अखलाकी जवाज इसका प्राइम मिनिस्टर रहने का खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा, वो रहता है लाहौर में और लाहौर में इन्होंने उसके ऊपर इंतकामी कार्रवाई करनी है। इस लेटर के बाद चौधरी निसार को तो रहने का कोई अखलाकन जवाज नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती कि नोटिफिकेशन हुआ नहीं, भूचाल कैसे आ गया? नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से होना है। ये नोटिफिकेशन एक्चुअली फर्दर एक्शंस के लिए है। पैरा 18 ऑफ द रिपोर्ट उसको पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज्ड टू अप्रूव द रिकमेंडेशन इन पैरा 18 ऑफ द रिपोर्ट। असद जरदारी करप्शन के खिलाफ खड़ा हो गया ना, क़यामत की निशानी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दूसरा रुख। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, डॉन खबर मामले पर गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा, पहले नोटिफिकेशन, फिर ट्वीट और फिर हुकूमती वजाहतें। ये था कल का सीक्वेंस। और इस मामले पर एक तरफ तो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में एक खलीज दिखाई दी, एक दरार दिखाई दी बड़ी वाज़े तौर पर, और दूसरी जानिब आज हमने देखा लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ शरीक हुए, चौधरी निसार अली खान और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार भी शरीक हुए। और कल के बाद की जो पैदाशुदा सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया और मुमकिन तौर पर अब शायद एक और नोटिफिकेशन जारी हो हुकूमत की जानिब से, वज़ारत दाखिला की जानिब से, जिसका इशारा वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान गुज़िश्ता रोज़ दे चुके हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि एक और नोटिफिकेशन वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी होने के बाद क्या हुकूमत डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी? और दूसरी जानिब आज के शो में हम बात करेंगे सिंध की, जहां आज सियासी पारा काफ़ी हाई रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंध में आज रैली निकाली जा रही है। इमरान खान खुद इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। इमरान खान ने आज कराची में दोबारा से वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा भी दोहराया। देखना यह है कि आने वाले दिनों में डॉन खबर के मामले और पनामा लीक्स के तनाजुर में मुल्की सियासी मंजरनामा क्या बनता है। नाज़रीन, जहां एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मेहमानों से अपना तारुफ कराएंगे। बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब सीनियर तजज़ियेकार हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करें। जबकि सेनेटर अब्दुल क़य्यूम खान साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे शो में। बात करेंगे हम सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब से। सेनेटर साहब, डॉन खबर मामले पर पहले नोटिफिकेशन, फिर पाक फौज का ट्वीट और फिर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज लाहौर में एक इजलास हुआ। मुमकिन तौर पर शायद एक और नोटिफिकेशन आ जाए, जिसका इशारा चौधरी निसार अली खान साहब दे चुके हैं पहले से। तो इसे महज हुकूमती रैंक्स में कन्फ्यूजन समझा जाए या फिर मामलात पर वज़ीर आज़म की कमज़ोर होती गिरफ्त? देखें, मामलात पे कमजोर होती गिरफ्त तो नहीं आप कह सकते। ये अनफॉर्चुनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी इसके ऊपर और उसको क्लैरिफाई कर दिया कल इंटीरियर मिनिस्टर ने कि ये एक इंटरनल नोट प्राइम मिनिस्टर हाउस ने इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिखा और उसके पहले पैरा में उन्होंने कहा कि जो रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर ने उनको अप्रूव किया है और जो निसार साहब ने कहा कि हम डिट्टो जो रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर नोटिफिकेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जारी करना वो कर देंगे। तो उसकी वजह से अभी आई थिंक कि इस मामले को ख़त्म होना चाहिए। वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी अफवाज, चूँकि मैं सोल्जर हूँ एक और जनरल शुएब भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की चंद बेहतरीन अफवाज में से हैं और बड़ी वार हार्डन्ड और बहुत कुछ इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और बड़ी एफर्ट उन्होंने की है और इसलिए उनके ऊपर अटैक्स भी इसी तरह के होते रहे हैं और मुझे ये पक्का पता है और सेनेटर रुबीना विल बेयर मी आउट कि इवन सेनेट के अंदर एक दो दफा कुछ लोगों ने बयान दिया कि देयर इज अ नेक्सस बिटवीन द मिलिटेंट्स एंड द आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑल, और वो इसी डॉन अखबार की फ्रंट पेज पे 6 सितंबर को लगा था और मैंने उस पर प्रोटेस्ट की थी कि भाई यही एजेंडा है दुश्मनों का। तो ये डॉन लीक्स में भी इसी तरह की बात सामने आई जिस पे इंक्वायरी कराई गई और उसके बाद सब उस पे एग्री किए 4 एक पॉइंट्स जो हुए हैं और उन 4 पॉइंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। एक हफ्ते पहले होगी, कुछ अभी कर रहे हैं, तो ये साथ इसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। तो आई थिंक अभी इट इज बिहाइंड अस। अभी हमें आगे देखना है, आगे हमारा इलेक्शन का ईयर है, प्लस आपके मैच्योर हो रहे हैं एनर्जी के प्रोजेक्ट्स और दुनिया के अंदर खित्ते में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर
हमें देखना है, बैनुल अक़वामी सतह पे हमने आगे चलना है। तो मेरे ख्याल में अभी ये इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग से अदारों के अंदर अगर कोई रिफ्ट पैदा होती है तो ये हमारे मुल्क के मफाद में बिल्कुल नहीं है, ना अफवाज पाकिस्तान के, ना हुकूमत पाकिस्तान के, ना पाकिस्तान के। क्या ये समझ लिया जाए कि एक और नोटिफिकेशन आना ही मसले का हल है, और जो पहला नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी हुआ था, क्या ये समझा जाए कि वो एक टेस्ट फायर था? इंप्रेशन तो ये भी है कि शायद वो एक टेस्ट फायर था, चेक करने के लिए कि रद्द-ए-अमल क्या आता है। रद्द-ए-अमल बड़ा स्ट्रांग आया, जिसके बाद चौधरी निसार साहब ने कहा कि एक और नोटिफिकेशन आएगा। तो क्या अब एक और नोटिफिकेशन ही मसले का हल है? देखिए, मैं उसको एक और नोटिफिकेशन नहीं कहता। देखिए, जो लोग समझते हैं कि स्टेट ऑपरेटर्स कैसे फंक्शन होता है, इसकी इंक्वायरी की सारा स्पॉन्सर मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को अप्रूव करने के लिए पुट अप हुआ। इसका नोटिफिकेशन एक ही होना है और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से होना है, और वो वही होना है जो कि फाइंडिंग है ओवरऑल इस इंक्वायरी की। उसमें कोई बंदे की किसी की वो नहीं है कि वो उसमें चेंज कर सके। तो ये एक इंटरनल नोट था, आपने इसको अगर पढ़ा भी हो तो लिखा हुआ है एड्रेस टू इंटीरियर मिनिस्ट्री, इन्फो टू फलाना फलाना, और उसमें चंद चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा नोटिफिकेशन हमने करना है, तो इंशाल्लाह वही फाइनल होगा और वही, उसके अंदर कोई ऐसा डाउट भी नहीं होगा। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाउ वुड यू रिस्पोंड? मैं ये कहना चाह रही हूँ बड़ा ब्रीफली कि नून लीग की गवर्नमेंट जब भी आ जाती है तो इनकी अदारों के साथ टकराव की एक है, हिस्ट्री भी है, और अभी भी अब इन 4 सालों में हमने देखा है कि काफ़ी दफ़ा पे ये टकराव की और तनाव की कैफियत इन्होंने जो है वो ख़ुद जो है क्रिएट की। अगर आप जनरल अमजद साहब की बातें सुने और जनरल साहब की बातें सुने तो उसमें बड़ा फ़र्क है। जनरल साहब ने तो उसको बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि वो एक वही है, नोटिफिकेशन है जो गलती से इधर हो गया उधर हो गया। लेकिन जनरल अमजद की जब बात सुने वो तो कह रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन ही हम मानने को तैयार नहीं है, उसमें जो बातें हैं वो उसके मुताबिक नहीं है जो कि अंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, जो कि कमिटमेंट्स हुई थी। ये जो नोटिफिकेशन अगर चलें गलत एक सेकंड को मान लेते हैं कि वो इधर से उधर चला गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, इतने बड़े इदारों में नहीं होना चाहिए, अगर चला भी गया था, लेकिन वो तो जो नोटिफिकेशन की हैयत है, जो उसका मैटर है, वो तो वही जो है वो जो एक्सेप्टेबल नहीं है जिनके साथ आपने कमिटमेंट की थी, तो उस पर ये बात नहीं कर रहे, ये तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। चलिए जनरल अमजद शरीफ साहब से बात कर रहे हैं। जनरल साहब, जिस तरह अभी बात की रुबीना साहिबा ने भी कि वो अंडरस्टैंडिंग कुछ और थी, चीज़ें कुछ और सामने आई, तो क्या ये समझा जाए कि पाक फौज का सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 8 महीने हो? जी, मैं ये कह रहा था कि 3 महीने इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट मुज़ाकरात करती रही, क्योंकि बावजूद इसके कि वो जो फाइंडिंग्स थी उस इंक्वायरी कमेटी की, उसकी फाइंडिंग्स के बावजूद गवर्नमेंट उन पे पूरी तरह अमल करने को तैयार नहीं थी। कोई पॉलिटिकल रीजंस होंगे, लेकिन बिल आखिर इन कुछ चीज़ों पे जो एग्रीमेंट हो गया कि अच्छा ठीक है ये बेर मिनिमम आप ये तो करें, तो अब उसमें मैंने बताया कि उसमें ये कमी बेशी जो मैंने जाहिर की कि वो मौजूद है और इसी पे इख्तलाफ है। और जनरल कयूम दुरुस्त कह रहे हैं कि इसका हल बिल आखिर यही है कि उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए, ताकि पाकिस्तान के अवाम को ये पता लग जाए कि उसमें रिकमेंडेशंस हैं क्या, और फिर उसके मुताबिक जब नोटिफिकेशन इशू हो जाएगी, नोटिफिकेशन इशू हो जाती है उसके मुताबिक, तो मामला मैं समझता हूँ ख़त्म हो जाता है। फिर तो किसी को शिकायत रहनी नहीं चाहिए असूलन, वो पब्लिक होगी। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में फौज इस तरह से रिएक्ट करे ओपनली पब्लिकली, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, मैं बड़ा वाज़ेह आपसे करूँ बात, चीज़ ये है कि असूलन अगर मैं सिस्टम में देखूं तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल इस पर इत्तफाक करता हूं। लेकिन मुश्किल ये है कि हम इंस्टीट्यूशनली काम नहीं करते। अब वज़ीर दाखिला मौजूद हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, एक सिस्टम मौजूद है, लेकिन ये जो फ़ौज के साथ अंडरस्टैंडिंग की मुज़ाकरात थे ये जाके सागदार साहब करते रहे। अगर आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर ले चीज़ों को तो सबको पता हो कि क्या किया गया है और उसके मुताबिक अमल होना शुरू हो जाए। यहाँ मुश्किल ये है कि अमृत धारा इस वक्त इसहाक डार साहब हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी वही हैं, वही आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, वही आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और इंटीरियर भी वही उनके पास है। अभी अमेरिका गए हुए थे तो जॉन मैटिस वगैरह से मिलते रहे हैं, कोई और जैसे दफाई मामलात हैं और फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं वो हैंडल करते रहे। तो ये जब आप इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से अमल नहीं करेंगे जी, अभी डैमेज कंट्रोल कैसे हो सकता है? एक मैंने बताया ना, बड़ा सिंपल है डैमेज कंट्रोल का तो मसला बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। जनरल कयूम भी वही बात कर रहे थे।
मैं सिर्फ उसमें ये ऐड करना चाहता हूं कि आप इंक्वायरी को पब्लिक कर दें कि ये उसकी फाइंडिंग्स रिकमेंडेशन जो है वो पब्लिक कर दें कि ये रिकमेंडेशंस हैं, और उसके साथ आप एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि जी ये हमारा तय हुआ था, ये नोटिफिकेशन है, तो बात खत्म हो जाती है। मेरा ख्याल है कि कोई और शिकायत किसी को होगी ही नहीं। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, आपकी जमात तो पूरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे लाने का मुतालबा करती रही है और अब भी कर रही है, लेकिन जहां मामला एक नोटिफिकेशन जारी होने पर ही उलझ गया, तो क्या हो क्या रहा है? आपकी जमात कैसे देख रही है सारी सिचुएशन को, कैसे इंटरप्रेट कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब, और इस तवक्को के साथ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हम सब लोगों को कि अपनी अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिदों से उठ के इस मुल्क के पाकिस्तान का सोचें। ये जो डॉन लीक्स इसको कहते हैं या सिक्योरिटी लीक्स, कोई इसको क्या कहता है, क्या कहता है, लेकिन बहरहाल जो भी इसका नाम है, ये क्या है पहले इसको समझने की ज़रूरत है। ये एक मैसेज गया पीएम हाउस से अलेजेडली दुनिया को, कि दुनिया को ये मैसेज गया न्यूज़ लीक की शक्ल में कि पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत तो दहशतगर्द तंजीमों और इन कलदम तंजीमों के खिलाफ काम करने में तैयार है, लेकिन खुदा न खास्ता हमारी खुदा न खास्ता पाक फौज इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती और पाक फौज उनको बैक करती है। ये मैसेज गया दुनिया को। ये वो मैसेज है जो दुनिया को हिंदुस्तान फीड करता है। हमेशा से पाकिस्तान के बारे में दो बातें हमेशा फीड की जाती हैं दुनिया को, खासकर 1990s के बाद जब कश्मीर में एक फ्रीडम मूवमेंट दोबारा शुरू हुई। उस जमाने से एक ये कि दुनिया को ये बावर कराया जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, और दूसरा कि पाकिस्तान की आर्मी खुदा न खास्ता रोग आर्मी है। ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे खिलाफ। अब ये न्यूज़ ब्रेक की गई। अब इसका नुकसान क्या है? इसके दो नुकसान हैं। एक नुकसान उसका ये है कि दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान की, देखें आज नून लीग है, कल हम होंगे या कोई और जमात होगी, परसों पीपल्स पार्टी थी। दुनिया को ये मैसेज देना कि खुदा न खास्ता हमारी सिविल और मिलिट्री एक पेज पे नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा डैमेजिंग है। और दूसरा पाक फौज के खिलाफ। अब ये खबर अगर हिंदुस्तान के पीएम हाउस से ब्रेक हो तो समझ में आने वाली बात है, क्योंकि वहां अजीत डोवाल बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी का राइट हैंड है, जो अजीत डोवाल की डॉक्ट्राइन है। या लेकिन जो आप सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बात करें अली मोहम्मद खान साहब, कल जब रिएक्शन आया है पाक फौज की जानिब से ट्वीट के जरिए, उस पर भी पूरी दुनिया ने इसको यही इंप्रेशन दिया है। जी बिल्कुल, ये वही हुआ जो चाहते थे जिन लोगों ने कराया। अब सवाल ये है, मैं बीइंग वेरी वेरी कैटेगोरिकल, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो इस चीज को लेके मैं कुछ सियासी फायदे उठाने के चक्कर में हूं। अगर हमारे नसीब में हुकूमत में आना है तो वो कोई नहीं हमसे ले सकता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इशू पाकिस्तान का है, ये सियासी इशू नहीं है, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस का भी इशू नहीं है। समर साहब प्लीज इस पॉइंट को समझिए। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है डेमोक्रेसी की कि हमेशा फौज ने वो एक इंटरवेंशन की एक हमारी बदनसीबी रही है। ये सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस का इशू नहीं है, ये इशू है फौज को बदनाम करने का। और इशू ब्रेक किधर से हुआ? पीएम हाउस, जहां से इंसान के बदन पे कपड़ा होता है ना, इंसान के बदन पे कपड़ा होता है, ठीक है। ये सिविल हुकूमत तो हमारी इदारों के ऊपर कपड़ा है, इसने तो उसकी हिफाजत करनी थी। अब पीएम हाउस से न्यूज़ का ब्रेक होना एक सवाल उठाता है। यानी अब एक और नोटिफिकेशन आने के बाद आपको लगता है कि मसला हल हो जाएगा और आपकी जमात भी उस पर खुश होगी? देखिए, मैं दुआ करता हूं कि जो इसके कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाए। हम इस पे खुश होंगे कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ साजिश, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है ना, अगर पकड़े जाते हैं हम इस पे खुश होंगे। हमें कोई इसमें ये नहीं है कि मियां साहब को और उसकी हुकूमत को इस पे खुदा न खास्ता कोई गिराए या फलाना या इस्तीफा। हम ये जरूर कहेंगे, ठीक है, कि मियां साहब अगर आप इसमें खुद खुदा न खास्ता इन्वॉल्व नहीं है, जो नहीं हो सकता, पाकिस्तान का पीएम कभी अपनी फौज के खिलाफ खुद कुछ नहीं कर सकता, तो जिसने किया उसको पकड़े, चाहे वो जितना भी आपकी हुकूमत के ऊपर हो, आपके जितने भी नजदीक हो। ठीक है। जनरल अब्दुल कयूम साहब, आज इजलास हुआ लाहौर में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब शरीक हुए, चौधरी निसार साहब शरीक हुए और इसाक डार साहब शरीक हुए। तो अब लगता यही है बज़ाहिर कि अगले 24 से 38 या 48 घंटों के दौरान एक नोटिफिकेशन शायद, जिस तरह आपने बात खुद की, भी आ जाए और मसला रफा दफा हो जाए। ऐसे ही होगा, और अगर ऐसा होता है तो इसे क्या हुकूमत की रिट्रीट समझा जाए? या देखिए, अली मोहम्मद साहब की बातों को ही मैं आगे लेके चलना चाहता हूँ। अली मोहम्मद साहब जो हैं ये बहुत अच्छे और बड़े बैलेंस बात करते हैं, और मैं हैरान हूँ, इनको तो मुस्लिम लीग नून में होना चाहिए था।
मैं इनको इतना पसंद करता हूँ, लेकिन तीनों बातें इनकी मैं एग्री करता हूँ। पहली बात यह है कि हमको 2.5 इंच की मस्जिद बनाने के लिए 2.5 इंच की मस्जिद बनाने की बजाय मुल्क का सोचना चाहिए और अदारों को जोड़ना चाहिए, बजाय इसके कि हम उस बिनक को ज्यादा बढ़ाएं। गलतियां भी होती रहती हैं, वो गलतियों का हमें अजाला करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं इससे भी एग्री करता हूँ कि ये जो जिस तरह की लीक हुई है, भयानक एक मजमूम कोशिश थी ऐसी कि जिससे दुश्मन के एजेंडे को तकवीत मिल सकती है, और दुश्मन यही चाहता है, तो हमें कभी भी ऐसी सोच भी नहीं। और मेरे ख्याल में कतन ये बात अंदर ऐसी हुई भी नहीं होगी। अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, बहुत सी डिस्कशन होती है। मैं 2 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी में देखता रहा हूँ, बहुत से तहफुजात होते हैं और बहुत से तहफुजात दूर किए जाते हैं, लेकिन उसमें से कोई लूज एंड आप एक उठा लें तो बाहर ले आए तो ठीक नहीं। मसलन मैं आपका एग्जांपल देता हूँ कि अंदर बैठ के लेट से कि सिविल गवर्नमेंट ने किसी बंदे को अरेस्ट किया और इंटेलिजेंस के वहाँ इम्पोर्टेंट बंदे ने उसको कहा कि अभी इस पे हाथ न डाले। उसकी वजह यह है कि हम इससे एक बिगर कैच लेने वाले हैं, और वो पुलिस वाले को तो नहीं पता। आप इनको लोगों को बड़े टारगेट्स को कई दफा लूज छोड़ा होता है, तो कई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो एक दूसरे को सेटिस्फाई करती है, और अभी अंदर से आप उठा के ये करें। सो लीक खराब थी और डैमेजिंग थी। अभी हमें ये देखना है कि ऐसी चीजें ना हो, चूंकि इससे दुश्मन को फायदा होता है। वो कहते हैं ना, ये खराबियां हर मुल्कों के अंदर है, हमारी बढ़ के ऊपर आ जाती हो। अहमद फराज का मुझे बड़ा अच्छा शेर लगता है कि हर जिस्म दाग दाग था, लेकिन फराज हम बदनाम यूं हुए कि बदन पे कबा न थी। यही अली हमने बात की है कि हमें अपने इसको करना। अभी ये जो नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, नोटिफिकेशन वही होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करेगी। अभी ये इंटरनल नोट था जो लीक हुआ, और ये भी लीक ठीक है, ये नोटिफिकेशन वही होगा जो वजारत दाखिला जारी करेगी। ये कहना था सेनेटर अब्दुल कयूम साहब का। नाजरीन, एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रुबीना खालिद साहिबा, हुकूमत जिस तरह अभी आपने सुना जनरल साहब को कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, और ये कहना है जनरल अब्दुल कयूम साहब का कि वजारत दाखिला से जारी होने वाला नोटिफिकेशन ही असल नोटिफिकेशन उसे समझा जाए। इस सारे एपिसोड से हमने सीखा क्या, लेसन क्या है इसमें हमारे लिए? मेरे ख्याल में तो ना हमने माजी में कुछ सीखा है आज तक, और ना इससे हम कुछ सीखेंगे, क्योंकि पे दर पे गलतियां हैं, बार बार की जाती हैं, बार बार जो है डैमेज कंट्रोल की फिर बाद में कोशिश की जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों से एक चीज़ जो फिर वापस नहीं आती, वो आपका वक़ार है, वो आपकी इज़्ज़त है, और वो भी मुल्क का वक़ार है और मुल्क की इज़्ज़त है। ये इस सारे मामले में जिसको ये बड़ा लाइटली कह के कि जी एक नोटिफिकेशन इधर हो गया उधर हो गया, ये सारी बातें जो है ना, ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है, मुल्क की इंटेग्रिटी के लिए ठीक नहीं है, और इदारों की जो इंटेग्रिटी है उसके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि एक जो तनाव और मैं कहूँ कि कन्फ्रंटेशन की जो सियासत शुरू कर दी गई है, और वो भी अपने कौमी इदारों के साथ शुरू कर दी गई है, वो हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी जो है वो कोई बहुत सूदमंद साबित नहीं होगी। काश कि मैं समझती हूँ कि कोई तब्दीली इस तरह आ जाए कि कोई माजी की गलतियों से कुछ सीखा जाए, लेकिन लगता ऐसा नहीं है कि माजी की गलतियों से कुछ सीखा जाएगा, और लगता ऐसा भी नहीं है कि जो आज ये कल वाली जो है इसकी लेकिन इसके लिए जिस तरह अली मोहम्मद ने कहा कि एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप रिपोर्ट को पब्लिक कर दें। जब रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी तो ये जो क़यास आराइयाँ हैं, ये जो हर कोई जो है वो अपनी बात कर रहा है, वो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, लोगों को मालूम हो जाएगा कि असल चीज़ क्या है। इसको सामने लेकर आएँ, बेहतर यही होगा मुल्क के लिए भी और कौम के लिए भी। ठीक है जनरल साहब, आपने सुनी गुफ्तगू। रुबीना साहब जिस तरह कह रही हैं कि अब हमें लेसन सीखने हैं, हमने माजी में तो नहीं सीखे, तो अभी इस सूरत हाल को आगे सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस जो एक आ गया है कल से, ट्वीट जिस तरह से है पाक फौज की, मैं उसके साथ ये कहना चाहूँगी कि जो एक अब हमारी सिफारिश थी पार्लिमानी उसकी एक हमने कहा था कमेटी बना दें, जो काफ़ी अरसे से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो 4 डिमांड्स थी। देखिए, मानने में और इम्प्लीमेंट करने में बहुत फ़र्क होता है। अब उसको जी बिल्कुल फ़ौरन मुतहरक होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी पार्लियामेंट और आपके इदारों के बीच में अगर जो कोई गलतफहमियाँ हैं, कोई मसाइल हैं,
तो ये कमेटी जो है वो उसमें एक बड़ा अच्छा और मुस्बत रोल अदा कर सकती है। अगर वो कमेटी दिसंबर में बना दी जाती तो शायद आज ये जो हम हालात देख रहे हैं ये ना होते। ठीक है जनरल साहब, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाक फौज के, कल जिस तरह से ट्वीट आया पाक फौज की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और यही फौज का कहना है कि वो रिकमेंडेशन जिन पे इत्तफाक हुआ था या फिर जो कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी वो शामिल नहीं है, तो अब जो है क्या जो नया नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें क्या कुछ सख्त सिफारिशात होंगी जिसमें परवेज़ रशीद साहब का नाम भी होगा और इसमें तारिक फातमी साहब का और राउत यासीन का, और दोबारा ये पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकेंगे, क्या ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी उसमें? या देखिए, आई एम श्योर कि जो रिकमेंडेशन कमेटी की है, जिस कमेटी में मुख्तलिफ एजेंसीज के लोग बैठे थे, ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई, बहुत डिस्कशन हुई मंथ्स के लिए और उसके ऊपर वो एग्री हुए, तो बात तो ये 4 ही पॉइंट हैं जो आप बात कर रहे हैं। परवेज रशीद साहब है, फातिमा साहब के वो रॉ का है, और एक ये जो जर्नलिस्ट की इन्होंने हैंड ओवर करना है कि अखबार वाले खुद डील करें, सिर्फ उनके वर्डिंग के ऊपर। और चूंकि परवेज रशीद साहब का नाम नहीं था, ये जो इंटरनल नोट लिखा गया, चूंकि उनको ऑलरेडी रिमूव कर दिया गया था, तो उसके ऊपर। लेकिन ये चारों पॉइंट कोई इसके अंदर नई बात आपके सामने आ जाएगी। और ये और यानी हमारे आर्म फोर्सेस की तरफ से ये कहा भी नहीं गया कि और था वो शामिल नहीं किया, ये सब इनकी सारी मंशा के साथ जो आया और वो होना भी आगे चाहिए, वही चीज आएगी। और सिविल मिलिट्री रिलेशन बाई, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी है जनरल साहब, रिपोर्ट्स ऐसी हैं, रिपोर्ट्स ऐसी ही है कि फौज चाहती है इनका नाम भी आए, और फिर फौज ये भी चाहती है रिपोर्टेडली कि इन लोगों को आइंदा के लिए पब्लिक ऑफिस होल्ड ना करने दिया जाए, उससे रोका जाए। देखिए, जो कुछ भी इन्होंने देखे ना, मैं तो प्रीवी नहीं हूं ना कि इसमें डिस्कशन क्या हुई एग्जैक्ट, ना मैडम रूबीना को पता होगा ना बाकी पार्टिसिपेंट को पता है, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि जिस चीज के ऊपर सारा का कंसेंसस हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और वो होगी। यू विल सी दैट, क्योंकि जब एक चीज को बैठ के हमने बनाई और वो किया तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि हमारे जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, स्पेशली जो लोग जनरल बाजवा को जानते हैं, जब वो 10 कोर कमांडर थे, जब ये बहुत सी और चीजें हो रही थी, आपको पता है कि उसके ऊपर गवर्नमेंट को रिमूव करने की, पार्लियामेंट पे हल्ला गुल्ला करने की, उस वक्त भी उनका यही था कि हमारा अपना काम है, गवर्नमेंट का अपना काम है, और वो कभी भी नॉट फॉर ए सेकंड हमारे यानी सिविल के मसाइल के अंदर मुखिल होने का उनकी अपनी प्लेट में बहुत कुछ है, और हुकूमत जो है वो उनको फैसिलिटेट करना चाहती है, उनकी बैक पे रहना चाहती है। तो इसलिए ये जो कुछ भी अभी इसको ऊपर हमें बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट हैज फिनिश्ड, और इसके बाद नोटिफिकेशन आएगा जो टू द बेस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस होगा, और इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये इस तरह की रिफ्ट जो है वो हमें बिल्कुल सूट नहीं करती पाकिस्तान के लिए, हमारा ताल्लुक जिससे मर्जी पार्टी से हो या ग्रुप से। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर आज़म जो है जिस तरह से अभी बात की जनरल साहब ने कि एक नोटिफिकेशन वजारत दाखिला से आएगा जिसमें तमाम चीज़ें एड्रेस कर दी जाएंगी जो तहफ़्फ़ुज़ात फ़ौज के भी हैं, तो नोटिफिकेशन आ जाने के बाद क्या आपको लग रहा है कि सूरत हाल जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी? चूँकि एक तरफ आप वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं और साथ साथ ये मामला भी बीच में खड़ा हो गया, तो तहरीक इंसाफ क्या समझती है, वज़ीर आज़म की गिरफ्त जो है वो मामलात पर कमज़ोर नहीं हो गई? ताक में दुश्मन भी था और पुश्त पे अहबाब भी, तीर पहला किसने मारा ये कहानी फिर सही। जॉर्ज द फिफ्थ, उसकी एक बात मैं आपको शेयर करता चलूं, उसने कहा कि अगर आपने अपनी कौम में गद्दार पहचानना हो, मुल्क दुश्मन, तो उस शख्स को देखिए जो ऐन मैदान जंग में आपके सिपा सालार पे पीछे से वार करे। ये उस जमाने की बात है जब जनरल राहील साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। दोनों चीफ्स के तरीकेकार में थोड़ा डिफरेंस है। मौजूदा चीफ साहब जो हैं वो थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखने वाले आदमी मुझे लगते हैं। उस राहील साहब की बहुत पॉपुलैरिटी थी। मुझे आप ये बताएं कि एक अपने सिपा सालार की पॉपुलैरिटी से जेलस क्यों कोई बंदा होगा? जब आपकी फौज के खिलाफ पीएम हाउस से किसी ने कुछ साजिश की, सवाल ये है कि लोअर लेवल का कोई भी ऑफिसर जो तारिक फातमी साहब को फारिग किया है या किसी भी और तहसीन वगैरह को, उसको क्या मिलेगा ऐसा करके? सवाल तो ये है, जब भी कोई क्राइम होता है तो हमेशा, मैं चूंकि लॉयर भी हूं उस लिहाज से भी सोचता हूं, जब भी कोई जुर्म होता है तो हमेशा ये देखा जाता है कि वो आदमी जिसने गोली चलाई है वो जुर्मदार है या जिसने चलवाई है। बेनिफिशियरी कौन है इस सब चक्कर का? बेनिफिशियरी कौन है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मियां साहब ने इसको इतना ज्यादा टाइम क्यों दिया। तहरीक साहब लेके आगे जाएगी, अपनी तहरीक के अंदर शामिल करेगी कि असल जो किरदार हैं उनको सामने लाया जाए। देखें समर अब्बास साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं ये समझता हूँ इस चीज पे हमारी फौज की हाई कमान जो है वो भी हल्का हाथ नहीं रख सकती। उनके पास इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनके पीछे भी रैंकिंग फाइल है। 6, 7, 8 लाख फौज है, जिसका जवान आपकी एक बैक एंड कॉल पे जान देता है, तो वो फिर अपनी सिविलियन हुकूमत से और अपने सिपह सलार से ये भी डिमांड करता है कि आपने हमारी एक तरह से ऊपर बैठ के हिफाजत करनी है। अब मैदानी जंग में और GHQ से तो आपकी फौजी जो हाई कमान है वो कर लेगी। सिविलियन फ्रंट पे ये काम पॉलिटिकल गवर्नमेंट का होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री का होता है। डिफेंस मिनिस्ट्री का इसमें किरदार बिल्कुल बिलो पार है। मियां साहब ने इसको बहुत इजी लिया, इसको बिल्कुल सीरियस ही नहीं लिया। मैं ये समझता हूं इस सेगमेंट में अपनी बात को इसका हाथा इस चीज पे करते हुए कि मियां साहब, ये जो इशू है, हमने आपसे धांधली पे इस्तीफा तलब किया, हमने आपसे पनामा लीक्स की करप्शन पे इस्तीफा तलब किया। मैं ही समझता हूं समर अब्बास साहब, मेरी अपनी जाती फीलिंग है, मैं पार्टी मौक़िफ़ इस चीज पे नहीं दे रहा, हो सकता है पार्टी की लाइन जो है इससे थोड़ी डिफरेंट हो। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि अगर मियां साहब किसी भी चीज से उन पे इस्तीफा लिया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, वजह उसकी ये है कि मैं अगर वजीर आजम हूं और PM हाउस में मेरे होते हुए मेरी फौज की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो तो मैं रिस्पांसिबल हूं, कोई तारिक फातमी रिस्पांसिबल। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि इस मामले पर भी वजीर आजम जो है वो मुस्ताफी हो। तीसरी आपकी डिमांड के लिए हमें एक ब्रेक लेनी है। नाजरीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। चुके आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में कराची के हुकूक से मुतल्लिक एक रैली निकाली है। सियासी सूरत हाल पर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची में कराची के हुकूक से मुतल्लिक रैली निकाली गई है। इमरान खान इस रैली की खुद क़यादत कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, कराची के अंदर हमने देखा कि पहले MQM भी कराची के हुकूक के लिए जो है जलसे जुलूस निकाल चुकी है, एहतजाज कर चुकी है, पाक सरजमीन पार्टी भी कर चुकी है, उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है, जमात इस्लामी भी कर रही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर पहुंची है, बहुत ताख़ीर नहीं कर दी क्या? मैं जिससे सियासी हाजिरी ना समझा जाए, बहुत देर कर दी। खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि पनामा की वजह से वो कराची को तवज्जो नहीं दे सके। समर अब्बास साहब, एक शायर ने कहा था ना कि ये दाग दाग जाला ये शब गजीदा शहर, ये वो शहर तो नहीं जिसका इंतजार था। कराची एक ऐसा शहर है जो रोशनियों का शहर है समर अब्बास, और ये एक ऐसा शहर था कि आप इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री उठा के देखें। कुछ अर्सा पहले इस पर एक आर्टिकल पढ़ा, दिल रोया मेरा, खून के आंसू, कि एक जमाना था कि जब कराची में जब ये बोरीबंद लाशों का कल्चर अभी नहीं था ना, और जब ये जिया साहब की मार्शल लॉ से पहले की बात हो रही है, कि जो आपके फॉरेनर्स होते थे, फॉरेन डिप्लोमेट्स, बाहर के मुल्कों के डिप्लोमेट्स, वो पोस्ट रिटायरमेंट उनकी वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस रहने के लिए कराची थी। वो डिप्लोमेट्स रिटायरमेंट के बाद, बाहर के मुल्कों से रिटायरमेंट के बाद इधर आके रहना पसंद फरमाते थे। ये हमारा कराची था उस जमाने में, जब कराची में अल्ताफ गद्दार, मैं बड़ा क्लियर हूं इस चीज पे, उसको मैं गद्दार इसलिए कहता हूं कि वो जिसने उसने किया ना महाजर कौम के साथ, हमारे उर्दू स्पीकिंग लोगों के साथ, उनको जितना बदनाम किया और कराची में खुशियां छीनी हमसे। उस जमाने में इमरान खान खड़ा हुआ उस दहशतगर्द के खिलाफ, जब कोई पाकिस्तान में बात तक नहीं कर सकता था, जब पाकिस्तान के खुद साबिका एक डिक्टेटर का उनकी कंधे पे हाथ था, मुशर्रफ का, जब 12 मई को कराची में पाकिस्तानियों का खून किया गया, वो मुशर्रफ उसके साथ था, मेरा लीडर उसके खिलाफ था उस दिन भी। मैं ये समझता हूं कि तहरीक इंसाफ ने कराची में खून की होली के दौरान अलम का झंडा वो बुलंद किया। इस वक्त इमरान खान इसलिए यहां पे आए हैं कि अब अगर कराची के लोग इस चीज पे ना उठे, क्योंकि इस वक्त वो खौफ का कल्चर टूट चुका। खौफ के कल्चर के दौरान भी हमने अजीजाबाद वाले इलेक्शन में सिर्फ इमरान खान और हमारी जमात की जो खड़ी थी, पीपल्स पार्टी तक खड़ी ना हो सकी जो उनकी वहां पे हुकूमत थी, ना जमात इस्लामी जो वहां पे अपने नाजिम उनके रहे बड़े अरसे तक। मैं समझता हूं इस वक्त हम कराची के हकूक के लोगों की जंग लड़ रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है उन आम पाकिस्तानियों का है जो छुप के PTI के साथ खड़े रहे उस जमाने में जब कोई कराच था। अब वो खुल के सामने आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपका जवाब आ गया अली मोहम्मद खान साहब। रुबीना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करप्शन को लेकर भी नवाज शरीफ साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, और कराची के हकूक़ के लिए भी, सिंध के हकूक़ के लिए भी एहतजाज कर रही है। ऐसा क्यों है कि जब जरदारी साहब करप्शन पर बात करते हैं तो उन्हें ताने मिलते हैं, सब कहते हैं कि क़यामत की निशानियां हैं। चौधरी निसार साहब के बाद आज इमरान खान साहब ने भी वही बात की कराची में कि क़यामत की निशानी है, जरदारी साहब करप्शन पर बात कर रहे हैं, क्यों? देखिए, पहले तो मैं अली मोहम्मद खान साहब की थोड़ी सी तस्दीक कर दूँ। उन्होंने कहा कि मेरा लीडर जो था वो
मुशर्रफ के खिलाफ खड़ा था, इनका लीडर मुशर्रफ के साथ नहीं खड़ा था, खिलाफ नहीं था, वो रेफरेंडम में उनके साथ खड़ा था जब वो सदर बनने जा रहे थे पाकिस्तान के। ये थोड़ी सी इसको तस्दीक कर लें। दूसरा, पहले कराची की फिक्र करने से पहले, कराची का तो गंद फिजिकल गंद है, वो उठ जाएगा, सफाई भी हो जाएगी, लेकिन जो गंदगी, जो जहनों की बीमारी हमने मर्दान यूनिवर्सिटी में देखी, उसके बारे में खान साहब क्या कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अब मुझे बात करने दें प्लीज, मैंने आपकी बात अली बड़े तहम्मुल से सुनी, अब आप भी मेरी बात सुने, हौसला रखें। जब उंगली एक उठाता है ना बंदा किसी तरफ, तो चार अपनी तरफ होती है। शुरू में हमने परवेज मुशर्रफ को सपोर्ट किया, बाद में खान नहीं, अब वो आप बाद में क्लियर कर लेना, पहले मेरी बात सुने। मशाल खान का कत्ल, मशाल खान के साथ जो हुआ, जो लोगों के जहनों में जो बीमार जहन है इस वक्त, जो कि आपका काम है, आपने हुकूमत करनी है खैबर पुख्तनख्वा में, कराची क्या पाकिस्तान जैसा नहीं है? वहाँ के लोगों का जहन साफ करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वहाँ की डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या समझते हैं कराची से जो है वो पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम का है? आपके अब्दुल खान, ये मैं समझता हूँ एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपको पीटीआई को वेलकम करना चाहिए। मैंने वेलकम किया। कौन आएगा जब जरदारी साहब इधर मर्दाना है, मैंने वेलकम किया। जाके दूसरे शहर में खड़े हो जाते हैं। नहीं समर साहब, ऐसा नहीं होता। पहले जो के लोगों ने इन पे एतबार किया, उनके लिए इन्होंने क्या किया है आज, ये काफी सारा वक्त जो है तनकीद दूसरों पे। जी जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, जो इस वक्त जो सिक्योरिटी सूरत हाल के बाद आपने देखी सियासी सूरत हाल है, जो एक तरफ ये जो डॉन खबर के मामले पे सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है, और साथ साथ आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म के इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ रहा है। अपोजिशन जमातों के साथ साथ जो लायर जो वकला हैं, वकला बरादरी है, वो भी अब मैदान में आ चुकी है। पाकिस्तान बार कौंसिल भी 5 तारीख को अपना लाएअमल तय करने जा रही है। तो क्या कुछ प्रेशर फील कर रहे हैं आप? आपके लिए मुश्किल हो सकती है अगर कन्वर्जेंस पैदा हो जाती है सबके दरमियान? देखिए, मुश्किल कोई फील नहीं होती। अल्लाह का ये करम है, अगर आपकी पब्लिक के अंदर पजीराई है और आप उनको दिखाने के कुछ काबिल हैं कि आपने क्या किया है, तो लोगों ने वोट आपको उस पर देना है। देखिए, मैं अली मोहम्मद की पीछे बातें दरमियान में मेरा डिस्कनेक्ट हुआ रहा। मैं ये कहना चाह रहा, वो कह रहे थे इसके बेनिफिशरी कौन है, ये जो अभी पीछे ये जो डॉन लीग की बात करें। मैं समझता हूँ दयानतदारी से कि इसके बेनिफिशरी हमारे पाकिस्तान के दुश्मन है। इसकी बेनिफिशरी कोई गवर्नमेंट नहीं हो सकती जिसके ऊपर फ्लेक आएगा कि जी उस तरह। आपने खुद कहा कि इसके अंदर हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, अगर कुछ लोग, और दूसरे फिर थोड़ी ज़ेर दास्तान के लिए हम पढ़ाते हैं और स्पेकुलेट करते हैं कि इसके पीछे एक्चुअल चेहरे कौन से हैं। पॉइंट ये है कि ये जो सारी इंक्वायरी हुई है, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स बैठे थे और उन्होंने छानबीन की जो रिकमेंडेशन दी है उनके ऊपर कोई पसे-चिलमन किसी की बात नहीं की है। जनरल अमजद शेर साहब, ब्रीफ कमेंट आपका मैं चाहूंगा कि अभी एक तरफ तो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस आपने कल से देखा जो डॉन खबर के मामले पे, लेकिन अब जो है इसी फौज ने तहकीकात करनी है। JIT के अंदर भी MI और ISI के नुमाइंदे होंगे, तो क्या ये मामला जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है ये उस JIT पे रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल हर 2 हफ्ते के बाद वो प्रोग्रेस किया करेंगे, क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे सामने रखे जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट फ्रेश उसमें हदायत देगा। तो मेरा ख्याल ना वक्त ज़ाया होगा, ना ही वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जहाँ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में कोई मसला है। रही बात ये जो भी आप पहले बात कर रहे थे जिस पे अली मोहम्मद और रबीना वगैरह बात कर रही थी, उसमें ये है कि हकीकतन अगर मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से देखूँ तो किसी भी गवर्नमेंट ने आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक अपने सूबों में या फेडरल लेवल पे परफॉर्म नहीं किया। यही वो चीज़ है जो मेरा ख्याल है कि अली मोहम्मद कराची के बारे में पॉइंट आउट करेंगे, रुबीना वहाँ के बारे में करेंगी, तो सबके लिए ज़रूरत है कि वो अपने अपने इलाकों में इम्प्रूवमेंट करें, अपने अपने सूबों में इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है, यानी एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी है उसे भरपूर तौर पर कोशिश करे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मौजूद मेहमानों का हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज के शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।